आज हम पढ़ेंगे सेंसरी फोटोबायोलॉजी का टॉपिक क्रिप्टोक्रोम। क्रिप्टोक्रोम जो होते हैं वो यूवी लाइट को रिस्पॉन्स करते हैं और ब्लू लाइट जो 400 से 700 नैनोमीटर होती है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसको सेंस करने के लिए भी। और ब्लू लाइट को रिस्पॉन्स करके ये सर्वल टाइप्स ऑफ इफेक्ट शो करते हैं प्लांट में, जैसे सप्रेशन ऑफ हाइपोकोटाइल इलॉन्गेशन। तो ये हाइपोकोटाइल इलॉन्गेशन का सप्रेशन करते हैं और प्रमोशन ऑफ कोटिलीडॉन एक्सपेंशन, कोटिलीडॉन का एक्सपेंशन करते हैं। इसके अलावा सर्केडियन क्लॉक एंट्रेटमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसके अलावा अदर क्रिप्टोक्रोम आर फाउंड इन प्लांट specific and also other organisms such as cyanobacteria, algae and animal including human। तो जो अभी तक देखा कि क्रिप्टोक्रोम जो होता है वो यूवी और ब्लू लाइट के लिए रिस्पॉन्स करता है, यूवी और ब्लू लाइट को रिस्पॉन्स करता है। और इसकी जो इफेक्ट ब्लू लाइट जो होता है वो कितना होता है 400 से 700 नैनोमीटर, ठीक है। इसके अलावा ब्लू लाइट कोई रिस्पॉन्स में ये कौन कौन से इफ़ेक्ट जो है प्लांट में वो शो करता है। एक तो होता है सप्रेशन ऑफ हाइपोकोटाइल इलॉन्गेशन, हाइपोकोटाइल इलॉन्गेशन को सप्रेस कर देता है, हाइपोकोटाइल इलॉन्गेशन को सप्रेस कर देता है। प्रोमोशन ऑफ कोटिलीडॉन एक्सपेंशन, और कोटिलीडॉन एक्सपेंशन को प्रमोट करता है। सर्केडियन क्लॉक को एंट्रेटमेंट करता है। और मैनी अदर क्रिप्टोक्रोम जो है वो प्लांट स्पीसीज़ में भी होते हैं, सिर्फ प्लांट में नहीं होते, अदर ऑर्गेनिज्म जैसे सच एज साइनोबैक्टीरिया, एल्गी, एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन, उनमें भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा कि इसके जो इफ़ेक्ट हैं वो एक तो सप्रेशन ऑफ हाइपोकोटाइल इलॉन्गेशन है, प्रमोशन ऑफ कोटिलीडॉन एक्सपेंशन है, सर्केडियन क्लॉक एंट्रेटमेंट है, मैनी अदर क्रिप्टोक्रोम फाउंड इन प्लांट species, organisms such as cyanobacteria, algae, animal including human। Arabidopsis contain 3 cryptochrome gene, cry1, cry2, cry3, encoding 3 homolog cryptochrome। तो अराबिडोप्सिस के अंदर कितने 3 क्रिप्टोक्रोम जीन पाए जाते हैं, एक cry1, cry2 और cry3। इंकोडिंग ये तीनों जो cry1, cry2 और cry3 है वो 3 होमोलॉग क्रिप्टोक्रोम को फॉर्म करते हैं, ठीक है। जो cry1 और cry2 है वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं और cry3 जो होता है वो नॉन क्लोजली रिलेटेड होता है। cry1 और cry2 का जो क्लोजली रिलेटेड है, cry3 जो है क्लोजली रिलेटेड नहीं है। cry1 एंड cry2 हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल इफेक्ट। हालांकि मतलब cry1 और cry2 क्लोजली रिलेटेड है, लेकिन इनके जो डेवलपमेंटल इफेक्ट हैं वो कौन से डेवलपमेंटल इफेक्ट डिफरेंट है उनको देखेंगे। cry1 और cry2 में कौन से डेवलपमेंटल इफेक्ट जो हैं वो डिफरेंट है। cry1 और cry2, ठीक है। cry1 जो है वो स्ट्रॉन्गली इनिबिट हाइपोकोटाइल स्टेम इलॉन्गेशन, जो cry1 है वो स्ट्रॉन्गली इनिबिट करता है हाइपोकोटाइल इलॉन्गेशन को, जबकि जो cry2 है वो डज नॉट प्ले अ प्राइमरी रोल इन इनिबिटिंग स्टेम इलॉन्गेशन। तो जो हाइपोकोटाइल इलॉन्गेशन जो इस सप्रेशन ऑफ हाइपोकोटाइल इलॉन्गेशन हो रहा है, हाइपोकोटाइल इलॉन्गेशन का इनिबिशन जो हो रहा है वो उसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल जो है वो cry1 है। और cry2 का इतना इनिबिटिंग ऑफ स्टेम इलॉन्गेशन में उसका इतना प्राइमरी रोल नहीं है। प्राइमरी रोल किसका है, cry1 का है। इसके अलावा इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एंथोसाइन, एंथोसाइनिन एक पिगमेंट होता है, तो जो एंथोसाइनिन पिगमेंट का प्रोडक्शन भी इंक्रीज करता है cry1। और cry2 जो है प्ले मेजर रोल इन द इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग, cry2 का मेजर रोल है फ्लावरिंग के इंडक्शन में, जबकि cry1 जो है वो एंथोसाइनिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है और cry2 जो है वो इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग करता है।
क्राई1 इज़ मच मोर स्टेबल अंडर द लाइट। तो क्राई1 जो है वो ज़्यादा स्टेबल है अंडर ब्लू लाइट। इंक्रीज ब्लू लाइट स्टिमुलेट कोटिलेडॉन एक्सपेंशन। जो क्राई2 है ब्लू लाइट के रिस्पॉन्स में कोटिलेडॉन एक्सपेंशन को शो करता है। मतलब जब इंक्रीज ब्लू लाइट होगी तो क्राई2 जो है कोटिलेडॉन एक्सपेंशन को शो करेगा। क्राई1 जो है वो लेसर एक्सटेंट क्राई2 is involved in the setting of circadian clock in Arabidopsis. The cry2 protein is degraded under the blue light. तो क्राई2 जो प्रोटीन है वो डिग्रेड हो रहा है अंडर ब्लू लाइट, जबकि जो क्राई1 जो प्रोटीन था वो स्टेबल था। तो अगर कौन ज़्यादा स्टेबल है तो क्राई1 जो है अंडर ब्लू लाइट क्राई2 के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल है। इसके अलावा जो सर्केडियन क्लॉक की सेटिंग है उसको जो करता है अराबिडोप्सिस में, उसके लिए तो क्राई1 ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एक बार रिव्यू करते हैं। क्रिप्टोकॉम जो है वो यूवी और ब्लू लाइट के सेंस को मतलब रिस्पॉन्स शो करता है। ब्लू लाइट 400 से 700 नैनोमीटर है। इसके अलावा इसके लाइट रिस्पॉन्स जो है वो कौन कौन से हैं, जैसे हाइपोकोडाइल इलोंगेशन का सप्रेशन करता है, सर्केडियन क्लॉक में इसका इन्वॉल्व होता है, और कोटिलेडॉन एक्सपेंशन में इसका होता है, फ्लावरिंग इंडक्शन में भी इसका रोल है, एंथोसाइनिन प्रोडक्शन तो है ही है। इसके अलावा ये प्लांट में भी पाया जाता है, ऑर्गेनिज्म में भी पाया जाता है अलग, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, एल्गी, एनिमल, इन सब में भी मिलता है। अराबिडोप्सिस में इसके 3 जीन मिलते हैं, क्राई1, क्राई2, क्राई3, जो इंकोडिंग करते हैं 3 होमोलॉग को। क्राई1 और क्राई2 क्लोजली रिलेटेड होते हैं, जबकि क्राई3 जो है क्लोजली रिलेटेड नहीं होता है। अब क्राई1 और क्राई2 के जो डेवलपमेंटल इफ़ेक्ट हैं वो डिफरेंट डेवलपमेंटल इफ़ेक्ट क्या हैं, तो कौन सा क्राई1 जो है प्राइमरी मेजरली वो इफेक्ट शो कर रहा है और क्राई2 कौन सा कर रहा है। तो जो हाइपोकोडाइल इलोंगेशन का इनिबिशन कर रहा है उसमें जो प्राइमरी रोल होता है वो क्राई1 का होता है। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ एंथोसाइनिन का भी इंक्रीज जो होता है, प्रोडक्शन ऑफ एंथोसाइनिन वो भी क्राई1 के प्रेजेंस में होता है। और क्राई1 जो है वो ब्लू लाइट में ज़्यादा स्टेबल है कंपेरिजन टू क्राई2। और क्राई1 जो है वो सर्केडियन क्लॉक को भी मतलब सेटिंग, उसकी सर्केडियन क्लॉक की सेटिंग भी अराबिडोप्सिस में क्राई1 ही कराता है। क्राई2 जो है वो कोई डज नॉट प्ले प्राइमरी रोल इन इनहिबिटिंग स्टेम इलोंगेशन। तो क्राई2 का ऐसा उसमें ज़्यादा रोल नहीं है, उसका क्राई1 का ही हाइपोकोटाइल इलोंगेशन के सप्रेशन में रोल होता है। इसके अलावा क्राई2 का मेजर जो देख रहे हैं कि इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग, जो क्राई1 में नहीं है वो इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग जो है वो क्राई2 का ही है। इंक्रीज ब्लू लाइट, इसके अलावा कोटिलेडॉन एक्सपेंशन जो है वो भी क्राई2 के प्रेजेंस में होता है। क्राई2 प्रोटीन जो है वो ब्लू लाइट के प्रेजेंस में डिग्रेड हो जाता है। अब हम क्रिप्टोकोम 1 का स्ट्रक्चर देखेंगे। क्राई1 जीन encode a 75 kilodalton protein that organizes in 3 domain। तो जो क्रिप्टोक्रोम 1 है वो क्राई1 जीन के द्वारा इनकोड होता है। हमको पता है कि जीन ट्रांसक्रिप्शन करके फिर ट्रांसलेशन करके प्रोटीन फॉर्मेशन करता है। तो क्रिप्टोक्रोम 1 एक प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर है जिसका फॉर्मेशन जो है क्राई1 जीन से होता है। इस 75 किलो डाल्टन का प्रोटीन है और प्रोटीन्स जो है वो डोमेन्स में ऑर्गेनाइज होते हैं। तो इसमें 3 डोमेन होते हैं। तो फोटोलाइज लाइक डोमेन, एक है एफएडी बाइंडिंग डोमेन, क्रिप्टोकोम सी टर्मिनल डोमेन, क्रिप्टोकोम सी टर्मिनल डोमेन। तो क्रिप्टोकोम के
क्रिप्टोक्रोम के 3 डोमेन हैं, एक तो फोटोलाइज वाला, एक फोटोलाइज लाइक डोमेन और एक है एफएडी वाला डोमेन, एक एफएडी वाला डोमेन और एक है क्रिप्टोक्रोम सी टर्मिनल डोमेन। फोटोलाइज डोमेन, एफएडी डोमेन और सी टर्मिनल क्रिप्टोक्रोम सी टर्मिनल डोमेन। क्या है, क्रिप्टोक्रोम 1 के कितने डोमेन है? 3 डोमेन है, एक फोटोलाइज लाइक डोमेन, एक एफएडी बाइंडिंग डोमेन और एक क्रिप्टोक्रोम सी टर्मिनल डोमेन। और ये कितने किलो डाल्टन का है? 75 किलो डाल्टन का है। अब जो फोटोलाइज लाइक डोमेन है, फोटोलाइज लाइक डोमेन वो एन टर्मिनल पोजीशन पे है और यहाँ पे बिटवीन एफएडी बाइंडिंग डोमेन और एफएडी बाइंडिंग डोमेन के अलावा एफएडी बाइंडिंग डोमेन पे कौन कौन से जो कोफैक्टर है बाइंड होते हैं? एक तो नॉन कोवलेंटली बाइंड टू अ एफएडी टेरिन डेरिवेटिव 5,10 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट एज अ क्रोमोफोर, तो जो एफएडी बाइंडिंग डोमेन है, एफएडी बाइंडिंग डोमेन पे एक तो एफएडी बाइंड रहता है, इसके अलावा एक MTHF बाइंड रहता है। MTHF इज 5,10 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट MTHF, मिथाइल हाइड्रोफोलेट एज अ क्रोमोफोर। और ये कैसे बाइंड रहता है? नॉन कोवेलेंटली। इनका जो बाइंडिंग होता है वो कैसे होता है? नॉन कोवेलेंटली। एक तो एफएडी बाइंड रहता है, एक टेरिन डेरिवेटिव MTHF। तो ये दोनों नॉन कोवेलेंटली बाइंड होते हैं एफएडी बाइंडिंग डोमेन से। एक तो एफएडी और एक MTHF की फुल फॉर्म है 5,10 और मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है एक टेरिन डेरिवेटिव। इसके अलावा सी टर्मिनल पर क्रिप्टोक्रोम सी टर्मिनल डोमेन, क्रिप्टोक्रोम सी टर्मिनल डोमेन प्रेजेंट होता है, क्रिप्टोक्रोम सी टर्मिनल डोमेन प्रेजेंट होता है। ये वाला जो डोमेन है क्रिप्टोक्रोम सी टर्मिनल डोमेन, इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर क्रिप्टोक्रोम सिग्नलिंग। तो ये वाला जो डोमेन है क्रिप्टोक्रोम सी टर्मिनल डोमेन, ये जो क्रिप्टोक्रोम के सिग्नलिंग के लिए वेरी एसेंशियल है। ये वाला जो फोटोलाइज लाइक डोमेन है, इसके बारे में ये है कि अमीनो एसिड सीक्वेंस इज सिग्निफिकेंटली होमोलोगस टू माइक्रोबियल DNA फोटोलाइज बट डज नॉट शो DNA रिपेयरिंग एक्टिविटी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो माइक्रोबियल DNA फोटोलाइज का जो सीक्वेंस है, जो माइक्रोबियल DNA फोटोलाइज एक एंजाइम है जो माइक्रोब्स में एज अ DNA रिपेयर एंजाइम की तरह वर्क करता है। तो इसका जो सीक्वेंस है और ये क्रिप्टोक्रोम का जो फोटोलाइज लाइक डोमेन है, उसका सीक्वेंस जो है वो सिमिलरिटी शो करता है, होमोलोगस शो करता है। लेकिन इसमें जो है वो फोटोलाइज का वर्क क्या है? रिपेयर करने का माइक्रोबियल सिस्टम में। लेकिन प्लांट के क्रिप्टोक्रोम में जो फोटोलाइज लाइक डोमेन पाया जा रहा है, उसमें ऐसी कोई रिपेयर एक्टिविटी शो नहीं होती है। क्रिप्टोक्रोम 2 का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट क्रिप्टोक्रोम 1 के स्ट्रक्चर के सिमिलर होता है, लेकिन इनके जो इफ़ेक्ट है, डेवलपमेंटल इफ़ेक्ट, वो डिफरेंट है। इसके अलावा क्रिप्टोक्रोम 3 जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, लैक अ प्रोमिनेंट सी टर्मिनल एक्सटेंशन। जो क्रिप्टोक्रोम 3 है उसमें सी टर्मिनल एक्सटेंशन का सी टर्मिनल एक्सटेंशन नहीं होता है। फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये थोड़ा यूनिक है कि ये क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हैव फोटोलाइज एक्टिविटी स्पेसिफिक टू सिंगल स्ट्रैंड DNA। ये थोड़ा यूनिक है कि क्रिप्टोक्रोम में जो है वो फोटोलाइज एक्टिविटी होती है और वो भी सिंगल स्टैंडर्ड DNA लेसन के लिए होता है।
जबकि क्रिप्टोग्राम 1 में जो है वो फोटोलाइज एक्टिविटी नहीं शो हो रही थी। एक तो ये वाला यूनिक है, तीनों ही यूनिक है कि सी टर्मिनल एक्सटेंशन नहीं है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिप्टोग्राम सिग्नलिंग के लिए। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। इसके अलावा इसकी फोटोलाइज एक्टिविटी होती है और स्पेसिफिक टू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए लेसन होते हैं। ये फोटोलाइज वाला 200 अमीनो एसिड का। तो क्रिप्टोग्राम के 3 हैं, क्रिप्टोग्राम 1, 2, 3। जो 1 है वो लाइट स्टेबल है, 2 है लाइट अनस्टेबल है, और 3 जो है वो क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया में मिल रहा है। जबकि ये जो क्रिप्टोग्राम 1 और 2 हैं वो न्यूक्लियस में मिल रहे हैं, और ये दोनों फोटोमॉर्फोजेनेसिस शो कर रहे हैं। फोटोमॉर्फोजेनेसिस मतलब कि लाइट के प्रेजेंस में। ठीक है। अब इसके अलावा ये जो म्यूटेंट इफेक्ट जो बार ग्राफ के फॉर्म में शो किए गए हैं वो देखते हैं। अच्छा, जो क्रिप्टोग्राम था वो क्या कर रहा था? हाइपोकोटाइल इलॉन्गेशन को इनहिबिट कर रहा था। तो क्रिप्टोग्राम का वर्क था कि हाइपोकोटाइल इलॉन्गेशन को इनहिबिट करना। तो हमने एक एक्सिस पे डिफरेंट इफेक्ट देखे, जैसे हाइपोकोटाइल की लेंथ। ठीक है, हाइपोकोटाइल की लेंथ। तो क्रिप्टोग्राम का काम था कि हाइपोकोटाइल का लेंथ या इलॉन्गेशन को इनहिबिट कराना। तो हमने 3 डिफरेंट कंडीशन ली। एक तो था कि जो क्रिप्टोग्राम 1 था उसको म्यूटेट कर दिया। क्या कर दिया? क्रिप्टोग्राम 1 को म्यूटेशन कर दिया। अगर क्रिप्टोग्राम 1 को म्यूटेशन करेंगे तो वहाँ पे हाइपोकोटाइल का इलॉन्गेशन हाइपोकोटाइल के लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जनरली क्रिप्टोग्राम का काम था कि हाइपोकोटाइल इलॉन्गेशन को सप्रेस करना। अगर क्रिप्टोग्राम को म्यूटेट किया तो वो अपना वर्क नहीं कर पाएगा। अपना वर्क नहीं करेगा मतलब कि वो हाइपोकोटाइल के इलॉन्गेशन को सप्रेस नहीं करेगा। इन दिस केस हाइपोकोटाइल का इलॉन्गेशन जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। और नॉर्मल वाइल्ड टाइप है तो उसका तो नॉर्मल ही दिखेगा हमको। अगर क्रिप्टोग्राम ओवर एक्सप्रेस कराया तो जो हाइपोकोटाइल का जो इलॉन्गेशन था वो और ज़्यादा सप्रेस हो जाएगा। तो हाइपोकोटाइल की जो लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी। हाइपोकोटाइल की लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा इसका जस्ट अपोजिट लेते हैं कि इनहिबिशन इफेक्ट ऑन हाइपोकोटाइल इलॉन्गेशन, मतलब कि हाइपोकोटाइल के इलॉन्गेशन पे इनहिबिशन इफेक्ट। अगर क्रिप्टोग्राम को म्यूटेशन किया तो इनहिबिशन ऑफ हाइपोकोटाइल इलॉन्गेशन नहीं होगा, क्योंकि क्रिप्टोग्राम नहीं है तो इनहिबिशन ऑफ हाइपोकोटाइल इलॉन्गेशन नहीं होगा। तो ये सबसे कम होगा। वाइल्ड टाइप तो नॉर्मल बीच का जो शो करता करेगा। इसके अलावा क्रिप्टोग्राम 1 को ओवर एक्सप्रेस करा देंगे तो वो बहुत ज़्यादा इनहिबिशन ऑफ हाइपोकोटाइल इलॉन्गेशन करेगा। इसके अलावा एंथोसाइनिन प्रोडक्शन, अगर क्रिप्टोग्राम है तो एंथोसाइनिन प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। ज़्यादा क्रिप्टोग्राम है तो ज़्यादा एंथोसाइनिन प्रोडक्शन होगा। तो क्राई1 म्यूटेटेड है, मतलब कि क्राई1 फुली फंक्शन या क्राई1 प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा? एंथोसाइनिन का प्रोडक्शन भी नहीं होगा, तो इसका अमाउंट लेस रहेगा। इसके अलावा वाइल्ड टाइप जो है उसमें नॉर्मल रहेगा। लेकिन अगर क्राई1 को ओवर एक्सप्रेस करा दिया तो एंथोसाइनिन का प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो एंथोसाइनिन का प्रोडक्शन जो है वो क्राई1 अगर म्यूटेटेड है तो कम है, वाइल्ड टाइप है तो नॉर्मल है। अगर क्राई1 का ओवर एक्सप्रेस करा रहे हैं तो एंथोसाइनिन का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर हाइपोकोटाइल लेंथ देखें तो अगर क्राई1 को म्यूटेटेड करा रहे हैं तो हाइपोकोटाइल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। अगर नॉर्मल है, वाइल्ड टाइप है तो नॉर्मल रहेगा। लेकिन अगर क्राई1 को ओवर एक्सप्रेस करा रहे हैं तो हाइपोकोटाइल की जो लेंथ है उसका इनहिबिशन हो जाएगा।
ये जो MTHF था, मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट 510, जो टेरिन डेरिवेटिव था, वही जो है वो ब्लू लाइट को सेंस करता है। क्रिप्टोग्राम ब्लू लाइट को सेंस करता है ना, तो क्रिप्टोग्राम का कौन सा पार्ट जो है वो ब्लू लाइट को सेंस करता है, कौन सा क्रोमोफोर है जो ब्लू लाइट को सेंस करता है। तो इन फोटोलाइज ब्लू लाइट इज एब्जॉर्ब बाय मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट 510, मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट जो टेरिन डेरिवेटिव है, एंड द एक्साइटेशन एनर्जी इज देन ट्रांसफर टू FAD। तो मतलब ब्लू लाइट किसने एब्जॉर्ब की, मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, और इससे जो एक्साइटेशन एनर्जी थी वो FAD को ट्रांसफ़र कर दी। Excitation energy and is then transferred to FAD. A similar mechanism may operate in cryptochrome, but definited evidence is lacking. A similar mechanism may operate in cryptochrome, but definited evidence is lacking. However, it is clear that FAD is the primary chromophore regulating cryptochrome activity. देन FADH में कन्वर्ट हो जाता है और FADS2 में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि FAD से FADS2 में कन्वर्ट होता है और वो रिड्यूस हो जाता है। तो FAD ये ब्लू लाइट MTHF ने सेंस की, एक्साइट हुआ, FAD को ट्रांसफ़र किया, FAD में चेंजेस आए, FADS2 में कन्वर्ट हो गया। तो ब्लू लाइट एब्जॉर्प्शन एट द एंड टर्मिनल रीजन अल्टर द रिडॉक्स स्टेटस ऑफ द बाउंड FAD क्रोमोफोर। तो जो FAD क्रोमोफोर का रिडॉक्स स्टेटस था कि वो अपने ऑक्सीडाइज फॉर्म से रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। It is a primary event that trigger the conformation of C-terminal extension। मतलब कि जो FAD का अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट से रिड्यूस वाली स्टेट में जाना, रिडॉक्स स्टेटस जो FAD का चेंज हो रहा है, उसकी वजह से ये जो इसको एज अ प्राइमरी इवेंट कंसिडर किया गया है। इसका जो अल्टीमेटली रिस्पॉन्स है ये ट्रिगर करता है कि कन्फॉर्मेशन ऑफ C टर्मिनल एक्सटेंशन होता है। इसकी वजह से ये C टर्मिनल एक्सटेंशन होता है। द कन्फर्मेशन चेंज एट द C टर्मिनस एक्टिवेट photoreceptor which in turn initiate signaling by binding to specific partner protein. The conformation change at C terminus activate photoreceptor which in turn initiate signaling by binding to specific partner protein. कन्फर्मेशन चेंज जो हो रही है C टर्मिनल एक्टिवेट फोटोरिसेप्टर, जो फोटोरिसेप्टर को एक्टिवेट कर रहे हैं। विच इज टर्न जो है इसके रिस्पॉन्स में क्या है, जो सिग्नलिंग है वो बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक पार्टनर प्रोटीन। मतलब कि C टर्मिनल एक्सटेंशन हो रहा है, उस पर कोई प्रोटीन आगे सर्टेन प्रोटीन बाइंड करेगा और उससे क्या होगा, सिग्नलिंग आगे प्रोसीड होगी। न्यूक्लियर क्रिप्टोग्राम सिग्नलिंग। तो अब इसकी सिग्नलिंग देखते हैं क्रिप्टोग्राम की क्या होती है। अभी तक हमने देखा कि वो ब्लू लाइट आ रही थी, मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट उसको सेंस कर रहा था, फिर जिससे जो एक्साइटेशन एनर्जी जो थी वो FAD पे ट्रांसफ़र हो रही थी, जिससे जो रिडॉक्स स्टेट ऑफ FAD चेंज हो रहा था, और उसकी वजह से जो है क्या कहते हैं, जो C टर्मिनल एक्सटेंशन जो उसका कंफर्मेशन चेंज हो रही थी, उसकी कंफर्मेशन चेंज की वजह से वहाँ पे कोई सिग्नलिंग प्रोटीन कोई प्रोटीन बाइंड करेगा और आगे सिग्नलिंग प्रोसीड होगी। तो यहाँ पे मेनली जो सिग्नलिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्रिप्टोग्राम C टर्मिनल वाली जो CCT वाली टेल थी वो।
तो न्यूक्लियर क्रिप्टोक्रोम सिग्नलिंग, न्यूक्लियस में ही इसकी क्रिप्टोक्रोम की जो सिग्नलिंग है वो न्यूक्लियस में ही होती है। क्राई 1 और क्राई 2 जो है वो न्यूक्लियस में ही थे। इसके अलावा क्राई 3 जो है वो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में। तो सिग्नलिंग अपन एक्टिवेशन बाय ब्लू लाइट cryptochrome 1 in nucleus form a complex with spa1 and cop1। तो ब्लू लाइट के रिस्पॉन्स में जब ब्लू लाइट था तो ब्लू लाइट के रिस्पॉन्स में जो क्रिप्टोक्रोम था उसने क्रिप्टोक्रोम ने कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लिया spa1 और cop1 के साथ। ठीक है। Blue light crypto1 in the nucleus form a complex with spa1 that prevent them from acting, thereby preventing the degradation of high-5 and other transcription factor that promote photomorphogenesis. As in the case of phytochrome signaling, the increased level of Hy5 and other transcription factor promote photogenic morphogenic development। अगर HY5 फ्री है, ठीक है, अगर HY5 फ्री है तो ये क्या शो करेगा, ये ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, फोटोमॉर्फोजेनेसिस स्टिमुलेट करेगा। ठीक है। तो ये Hy5 एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह वर्क कर रहा है। डीएनए है उस पर जो है Hy5 जो है वो बाइंड करेगा। ये क्या करेगा, ये जो है जीन इनकोड करवाएगा जो रिस्पॉन्सिबल होंगे फोटोमॉर्फोजेनेसिस जो रिस्पॉन्स उसमें जो फोटोमॉर्फोजेनेसिस में जो करेक्टर है उनको जो कराएंगे उन जीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो फोटोमॉर्फोजेनेसिस होने के लिए इस HY5 Hy5 का फ्री होना ज़रूरी है। तो ये फ्री कैसे रहता है, फ्री मतलब कैसे रह पाता है न्यूक्लियस में। तो जब क्रिप्टोक्रोम एक्टिवेट होता है ब्लू लाइट के रिस्पॉन्स में तो क्रिप्टोक्रोम किससे जाके बाइंड कर लेता है, spa1 और cop1 से, spa1 और cop1 से। किसके थ्रू, ये सी टर्मिनल वाला जो क्रिप्टोक्रोम सी टर्मिनल पोजीशन थी उससे। ठीक है। और अगर क्रिप्टोक्रोम नहीं है, तो ये spa1 और cop1 इस HY5 का प्रोटियासोम डिग्रेडेशन करा देता है। इसके प्रोटियासोम डिग्रेडेशन की वजह से ही क्या होता है, ये HY5 का प्रोटियासोम डिग्रेडेशन हो जाता है और जो लाइट वाले जीन हैं वो शो नहीं होते हैं। एक बार फिर से रीड करते हैं ये वाला क्वेश्चन। इन डार्कनेस COP in concert with spa1 and other factor act to degrade transcription factors such as HY5. In darkness, COP1 is concert with spa1 and other factor act to degrade transcription factors such as HY5, which induce the expression of genes required for photomorphogenesis। ठीक है। जो डार्कनेस है उसमें COP1 और spa1, क्योंकि डार्क में जो क्रिप्टोक्रोम है वो मतलब स्टिमुलेट नहीं होता है। ठीक है। तो डार्क में जो है वो spa1 और cop1 फ्री रहेंगे क्योंकि उससे जाके क्रिप्टोक्रोम से वो जाके बाइंड ही नहीं कर रहा है। तो अदर फैक्टर एक्ट टू डिग्रेड और अपनी डिग्रेडेशन वाली जो एक्टिविटी है वो शो करेंगे और HY5 का जो है वो डिग्रेडेशन हो जाएगा, जिसके रिस्पॉन्स में जो जीन का एक्सप्रेशन है वो फोटोमॉर्फोजेनेसिस जीन का एक्सप्रेशन शो होगा। जबकि लाइट है तो क्रिप्टोक्रोम एक्सप्रेस होगा, उससे spa1 और cop1 जाके बाइंड करेंगे, HY5 फ्री हो जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन फोटोमॉर्फोजेनेसिस स्टिमुलेट हो जाएगी। तो ब्लू लाइट में क्या हो रहा था, ये क्रिप्टोक्रोम 1 spa और cop1 को
प्रिवेंट कर रहा था अपनी डिग्रेडेशन वाली जो H5 का डिग्रेडेशन होने से, और डिग्रेडेशन नहीं होगा H5 का तो वो जो फोटोमॉर्फोजेनेसिस है वो शो होगी। ठीक है। अदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दैट प्रमोट्स, तो जो H5 है अदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जिसका ये SPA1 और COP1 डिग्रेडेशन कराने वाला था, वो जो कर रहे थे फोटोमॉर्फोजेनेसिस को प्रमोट कर रहे थे। एज इन दिस केस ऑफ फाइटोक्रोम सिग्नलिंग द इंक्रीज लेवल, तो इस केस में जब वो क्रिप्टोक्रोम स्टिमुलेट होता है वो जाके SPA1 और COP1 से जाके बाइंड करता है, तो इस केस में जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं जो फोटोमॉर्फोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। एड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रमोट फोटोमॉर्फोजेनेटिक डेवलपमेंट। तो दो कंडीशन ही है यहाँ पे, लाइट के प्रेजेंस में क्रिप्टोक्रोम स्टिमुलेट हो रहा है, SPA1 COP1 से बाइंड कर रहा है, डिग्रेडेशन कैपेसिटी इनकी जो हो रही है वो नहीं हो रही है, जो ट्रांसक्रिप्शन है फोटोमॉर्फोजेनेसिस के लिए वो फ्री हैं और वो लाइट फोटोमॉर्फोजेनेसिस को रिस्पॉन्स को शो करेंगे। लेकिन जब क्रिप्टोक्रोम 1 जो एक्टिवेट नहीं है, ये SPA1 COP1 फ्री है, ये अपनी डिग्रेडेशन वाली कैपेसिटी को दिखाएंगे और हाई H5 से का 26 प्रोटेसोम डिग्रेडेशन उसको डिग्रेड कर देंगे और लाइट वाले जो जीन है वो फोटोमॉर्फोजेनेसिस फिर अल्टीमेटली नहीं शो होगी। तो ब्लू लाइट इंड्यूस फॉस्फोराइलेशन ऑफ क्रिप्टोक्रोम। ब्लू लाइट क्या कर रहा है? फॉस्फोराइलेशन कर रहा है क्रिप्टोक्रोम का, appear to be important in modulating its activity. Example, in this case of Cry2 promoting its degradation, maintaining the C terminal of Cry1 in inactive conformation। मतलब कि ये वाला जो पार्ट है इसमें जो बेसिकली जो ये सिग्नलिंग है इसके लिए क्रिप्टोक्रोम का C टर्मिनल वाला जो पार्ट है वो रोल करता है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अराबिडोप्सिस में एक एक्सपेरिमेंट किया था कि प्लांट अगर ओवर एक्सप्रेसेस ओनली द C टर्मिनल रीजन ऑफ क्रिप्टोक्रोम, मतलब कि उसका क्रिप्टोक्रोम का सिर्फ ये वाला C टर्मिनल रीजन इसको ओवर एक्सप्रेस करा है। अगर C टर्मिनल रीजन को ओवर एक्सप्रेस करा रहे हैं ओवर एक्सप्रेस म्यूटेंट, ठीक है, C टर्मिनल उसको म्यूटेट करा रहे हैं। C टर्मिनल रीजन ऑफ क्रिप्टोक्रोम शो phenotype similar to those of COP mutant which resemble light grown seedling when grown in dark। अभी इनके सारे म्यूटेंट फॉर्म है। अभी हमें क्या करके देखेंगे अगर म्यूटेशन, अगर किसी चीज़ में म्यूटेशन हो रहा है तो उसका क्या रिस्पॉन्स हो सकता है। तो COP1 था वो क्या कर रहा था? डिग्रेड करा रहा था ना Hi5 को, और जिसकी वजह से अगर COP ये डिग्रेड हो गया, म्यूटेंट हो गया, तो H5 का जो है डिग्रेडेशन नहीं हो पाएगा। H5 का डिग्रेडेशन नहीं हुआ तो फिर फोटोमॉर्फोजेनेसिस रिस्पॉन्स तो दिखेंगे ना। तो मतलब कि COP अगर म्यूटेंट हुआ, COP म्यूटेंट हुआ तो फोटोमॉर्फोजेनेसिस रिस्पॉन्स दिखेंगे। सिमिलर टू ये भी है कि अगर CCT का ओवर एक्सप्रेस करा दिया, CCT का ओवर एक्सप्रेस करा दिया तो वो क्या करेगा? CCT जो COV1 को बाइंड करके रखेगा, COV1 को बाइंड करेगा, तो उसके बाइंड करने से भी फोटोमॉर्फोजेनेसिस रिस्पॉन्स शो होंगे। दो कंडीशन है, या तो एक हम कुछ से ये वाला भी ले सकते हैं कि COV1 को म्यूटेंट करा दिया और जो SPA1 था उनको म्यूटेंट करा दिया तो हमको नॉर्मल जो है वो ये जो फोटोमॉर्फोजेनेसिस रिस्पॉन्स है वो शो होंगे। इसी तरीके से अगर CCT का ओवर एक्सप्रेस करा दिया तो भी हमको जो फोटोमॉर्फोजेनेसिस रिस्पॉन्स होंगे, रिजेंबल लाइट ग्रोन सीडलिंग व्हेन ग्रोन इन डार्कनेस। तो अगर ये वाले चेंजेस कराए, कौन कौन से
कि COP और SPA का म्यूटेंट करा दिया और CCT का ओवर एक्सप्रेशन करा दिया, तो लाइट में जो क्रिप्टोग्राम स्टिमुलेट हो रहा था और जो सीडलिंग में रिस्पॉन्स शो हो रहे थे फोटोमॉर्फोजेनेसिस वाले, वो डार्क में भी होंगे। अगर डार्क में ये तीनों कंडीशन कि COP का म्यूटेंट क्रिएट किया, SPA का म्यूटेंट क्रिएट किया और CCT का ओवर एक्सप्रेशन करा दिया, विदाउट द फोटोसेंसरी, तो इसमें ये वाला यही है कि CCT का फॉस्फोराइलेशन किया, SPA1 COP मतलब ओवर एक्सप्रेस ही बाइंड कर लेगा, ट्रांसक्रिप्शन फोटोमॉर्फोजेनेसिस होगा कि H5 का डिग्रेडेशन नहीं होगा, और ये डार्क में भी शो होगा, डार्क में भी शो होगा क्योंकि इसको CCT को ओवर एक्सप्रेस करा दिया है। और अगर CCT का एंड टर्मिनल वाला पोजीशन भी नहीं है, सिर्फ ये वाला इसी पोर्शन को ओवर एक्सप्रेस करा दिया है, तो ये पूरी सिग्नलिंग जो है वो शो हो रही है। इससे ये शो होता है कि क्रिप्टोकॉम का जो CCT पार्ट ही है जो मेनली सिग्नलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। विदाउट द फोटो सेंसरी एंड टर्मिनल डोमेन, द CCT रीजन कैन अडॉप्ट an active conformation that sequesters the activity of COP1. So without the photosensory and terminal domain, the CCT region can adopt an active conformation that sequesters the activity of COP1 and SPA even in the absence of light. तो अगर लाइट की absence में मतलब डार्क में अगर CCT को ओवर एक्सप्रेस करा दिया, तो ये जाके इसको जाके सिक्वेस्ट कर लेगा, जिसकी वजह से H5 का डिग्रेडेशन नहीं हो पाएगा, फोटोमॉर्फो जेनेसिस वाले जो जीन है वो होंगे, thereby promoting an increase in H5 protein level and transcription of key photomorphogenesis genes. Cryptochrome can also bind to transcriptional regulator directly. क्रिप्टोकॉम जो है वो ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटर से भी डायरेक्टली जाके बाइंड कर सकते हैं। इसका अनदर फंक्शन है कि क्रिप्टोकॉम जो है वो ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर से भी डायरेक्टली जाके बाइंड कर सकते हैं। इन एडिशन टू कंट्रोलिंग द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, क्रिप्टोकॉम कैन ऑल्सो डायरेक्टली बाइंड टू and regulate the activity of specific DNA binding protein. In addition to controlling the level of transcription factor, अगर जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है उसका जो एडिशन टू कंट्रोलिंग द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, क्रिप्टोकॉम कैन ऑल्सो डायरेक्टली बाइंड टू and regulate the activity of specific DNA binding protein. मतलब कि वो जो क्रिप्टोकॉम है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के लेवल को तो रेगुलेट करता है, जैसे ये यहाँ पे H5 को रेगुलेट कर रहा है, इसके अलावा वो डायरेक्टली बाइंड भी कर रहा है DNA बाइंडिंग प्रोटीन से। ये DNA बाइंडिंग प्रोटीन उससे क्रिप्टोकॉम डायरेक्टली बाइंड भी कर रहा है। इन दिस केस फ्लावरिंग Cry2 हैज़ बीन, सबसे पहले यहाँ पे क्रिप्टोकॉम 2 देखना है और फ्लावरिंग। तो इन दिस केस फ्लावरिंग क्रिप्टोकॉम 2 has been shown to bind directly to BHLH transcription factor such as cry-interacting BHLH, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CI, cry-interacting BHLH1 से डिनोट किया गया है। ठीक है, एक तो मतलब क्रिप्टोकॉम ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के लेवल को रेगुलेट कर रहा है, इसके अलावा जो क्रिप्टोकॉम है वो स्पेसिफिक बाइंडिंग प्रोटीन से जाके भी बाइंड कर रहा है। इन द केस ऑफ फ्लावरिंग क्रिप्टोकॉम 2 हैज़ बीन शोन टू बाइंडिंग डायरेक्टली टू बेसिक BHLH ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सच एज cry-interacting BHLH1, cry-interacting BHLH1। ये क्रिप्टोकॉम 2 है,
ये बाइंड कर रहा है क्रिप्टोकोम इंटरेक्टिंग BHLH1 से, और ये जाके DNA बाइंडिंग शो डीएनए बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक DNA बाइंडिंग शो करते हैं एंड रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ स्पेसिफिक DNA। तो क्रिप्टोकोम डायरेक्टली बाइंड कर रहा है प्रोटीन से और रेगुलेट कर रहा है एक्टिविटी ऑफ स्पेसिफिक DNA बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्रिप्टोकोम इंटरेक्टिंग बेसिक BHLH1 से जाके बाइंड कर रहा है, और क्या हो रहा है उसके प्रेजेंस में ये प्रोमोटर से जाके बाइंड कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन करा रहा है, ट्रांसलेशन करा रहा है। FT जो प्रोड्यूस होता है वो एपिकल मेरिस्टेम में जाकर FT लीफ में प्रोड्यूस होकर फिर वो एपिकल मेरिस्टेम में पहुंच जाता है, जिससे फ्लावरिंग होती है। ठीक है, तो क्रिप्टोकोम जो है वो लेवल था ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का उसको भी रेगुलेट कर रहा है। इसके अलावा वो जो CIB1 है क्रिप्टोकोम इंटरेक्टिंग BHLH1 से जाके बाइंड करके DNA की जो बाइंडिंग एक्टिविटी थी उसको भी रेगुलेट कर रहा है, और FT क्या कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन करा रहा है और फिर उसको ट्रांसलेशन करा रहा है, और फिर FT जो है वो एपिकल मेरिस्टेम में जा रहा है। अगर CIB इंक्रीज हो गया तो प्लांट अर्ली फ्लावरिंग एज कंपेयर टू प्लांट वाइल्ड टाइप। ठीक है, अगर CIB1 का इंक्रीज हुआ तो उससे क्या होगा, जो फ्लावरिंग है, क्योंकि जो CIB1 है फ्लावरिंग के लिए FT वाले प्रोटीन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो लीफ से एपिकल मेरिस्टेम में जाके फ्लावरिंग को इंड्यूस करा रहे हैं। तो अगर CIB1 का ओवर एक्सप्रेस करा रहे हैं या इंक्रीज करा रहे हैं एक्सप्रेशन, तो क्या होगा, प्लांट अर्ली फ्लावरिंग शो करेगा। और क्राई जो है कोवन और SCP है, कोवन और SCP है जो है वो H55 को, जो क्राई1 है वो कोवन और SPA को इनहिबिट कर रहा है, और कोवन SPA जो है H55 को इनहिबिट कर रहे हैं। तो अगर क्राई1 ने इसको इनहिबिट कर दिया तो H55 का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। CIB1 regulate floral initiation by binding to the promoter flowering locust T। ठीक है, CIB1 जो रेगुलेट करता है किसका, फ्लोरल इनिशिएशन को CIB1 रेगुलेट करता है और प्रमोट करता है, और बाइंडिंग टू द प्रोमोटर ऑफ फ्लोवरिंग लोकस टी। और क्या करता है, फ्लोवरिंग लोकस टी से टू प्रोमोटर ऑफ फ्लोवरिंग लोकस टी। FT इज द मोबाइल ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर that migrate from leaf to the apical meristem and activate transcription of floral meristem identity gene। CIB1 जो है वो रेगुलेट कर रहा है फ्लोरल इनिशिएशन बाय बाइंडिंग टू द प्रोमोटर ऑफ फ्लोवरिंग लोकस टी। CIB फ्लोवरिंग लोकस टी से जाके बाइंड कर रहा है। FT is the mobile transcription factor that migrate from leaf to the apical meristem and activate transcription of floral meristem identity gene। ठीक है, FT क्या कर रहा है, FT जो है वो मोबाइल ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर है that migrate from leaves to the apical meristem and activate transcription of floral meristem identity gene। जो floral meristem identity gene है उसके that migrate from leaf to apical meristem and activate transcription of floral meristem identity gene। और प्लांट ओवर एक्सप्रेसिस अगर क्या करेंगे, CIB1 का ओवर एक्सप्रेस कराएंगे तो क्या होगा, फ्लावर अर्लियर देन वाइल्ड टाइप प्लांट। ठीक है, तो जो वाइल्ड टाइप प्लांट में जो फ्लावरिंग हो रही थी और जो म्यूटेंट वाला जिसमें ओवर एक्सप्रेस करा रहे हैं CIB1 का,
उसमें जल्दी फ्लावरिंग शो होगी। तो अराबिडोप्सिस में Hy4 अगर म्यूटेटेड हुआ तो हाइपोकोटाइल जो स्टेम इलोंगेशन जो इनिबिट हो रहा था क्राई1 के प्रेजेंस में, वो नहीं होगा, वो इनिशिएट हो जाएगा। सो एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। सबसे पहले तो यही देखा था कि क्रिप्टोगम ब्लू लाइट यूवी में रिस्पॉन्स कर रहा था। इसके अलावा ये जो रिस्पॉन्स है सर्केडियन क्लॉक और हाइपोकोटाइल इलोंगेशन, कोटिलेडॉन एक्सपेंशन और एंथोसाइनिन प्रोडक्शन, ये सब शो कर रहा था। इसके अलावा ये सब प्लांट, साइनोबैक्टीरिया, एल्गी, एनिमल इंक्लूड ह्यूमन में भी मिल रहा है। और अराबिडोप्सिस में 3 जीन हैं, क्राई1, क्राई2, क्राई3 और होमोलॉगी प्रोड्यूस स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करता है। क्राई1, क्राई2 जो क्लोजली रिलेटेड है, क्राई3 जो है क्लोजली रिलेटेड नहीं है। इसके अलावा क्राई1 और क्राई2 जो है वो डिफरेंट डेवलपमेंटल इफेक्ट दिखाते हैं। क्राई1 जो है स्ट्रांगली इनिबिट करता है हाइपोकोटाइल इलोंगेशन को, जबकि क्राई2 का जो इनिबिशन में कोई रोल नहीं है। जबकि जो प्रोडक्शन है एंथोसाइनिन का प्रोडक्शन जो है वो क्राई1 के प्रेजेंस में होता है, जबकि क्राई2 जो है वो फ्लावरिंग में, अभी हमने जो पूरा देखा था ये वाला CIB1 वाला जो था वो क्राई2 का था। तो क्राई2 जो है वो फ्लावरिंग को शो करता है। क्राई1 जो है स्टेबल होता है, जबकि क्राई2 स्टेबल नहीं होता है। क्राई1 जो है जो सर्केडियन क्लॉक में यहाँ सेटिंग होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि क्राई2 का ऐसा कुछ नहीं है। क्राई1 का जो स्ट्रक्चर है उसमें वो क्राई1 जीन का क्राई2 से तो मैच ही करता है। और 75 किलो डाल्टन का 3 डोमेन मिलते हैं, फोटोलाइज डोमेन, FAD बाइंडिंग डोमेन और क्रिप्टोकॉम C टर्मिनल डोमेन। सिग्नलिंग के मेनली जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो क्रिप्टोकॉम C टर्मिनल डोमेन होता है। फोटोलाइज डोमेन जो होता है वो माइक्रोबियल के फोटोलाइज जो एंजाइम है उससे सीक्वेंस मैच करता है, लेकिन इसमें जो रिपेयर की एक्टिविटी है वो नहीं होती है। FAD में जो टेरिन डेरिवेटिव है 510 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट वो बाइंड किया होता है, और FAD ये दोनों क्रोमोफोर बाइंड किए होते हैं। CCT जो होता है वो सिग्नलिंग के लिए एसेंशियल होता है। क्रिप्टोकॉम 1 और क्रिप्टोकॉम 2 का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, हालांकि डेवलपमेंटल इफेक्ट जो है वो डिफरेंट होते हैं। लेकिन क्रिप्टोकॉम 3 का जो है वो डिफरेंट शो करता है। इसमें जो C टर्मिनल एक्सटेंशन है वो लेक होता है, नहीं होता। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, जबकि क्रिप्टोकॉम 1 और 2 जो है न्यूक्लियस में मिलते हैं। और क्रिप्टोकॉम 3 में जो फोटोलाइज एक्टिविटी होती है वो भी टूवर्ड स्पेसिफिक टू सिंगल स्ट्रैंडेड DNA रीजन होती है। फोटोलाइज जो है वो 200 अमीनो एसिड का होता है। क्रिप्टोकॉम 1 जो है वो लाइट स्टेबल होता है, क्रिप्टोकॉम 2 जो होता है वो लाइट अनस्टेबल होता है, और दोनों ये न्यूक्लियस में होते हैं। क्रिप्टोकॉम 3 जो है वो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्रिप्टो 1 और क्रिप्टो 2 फोटोमॉर्फोजेनेसिस शो करते हैं। जो हाइपोकोटाइल का लेंथ है वो क्रिप्टोकॉन 1 म्यूटेट होगा तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि क्रिप्टोकॉन 1 तो सप्रेस कराता है ना, अगर उसको म्यूटेशन कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, वाइल्ड टाइप में नॉर्मल रहेगा। क्रिप्टोकॉन को ओवर एक्सप्रेस कराएंगे तो हाइपोकोटाइल का लेंथ नहीं होगा, क्योंकि ओवर एक्सप्रेस करा रहे हैं मतलब कि क्रिप्टोकॉन का अमाउंट बढ़ा रहे हैं, क्रिप्टोकॉन सप्रेस करने के लिए होता है ना, तो का लेंथ हो जाएगा। ऐसे एंथोसाइन प्रोडक्शन का सेम ही है। जो सिग्नलिंग होती है रिस्पॉन्स कौन करता है, सबसे पहले ब्लू लाइट ये MTHF रिस्पॉन्स करता है, फिर FAD एक्साइड होकर FAD में जाती है। FAD की अपनी जो रिडॉक्स स्टेट है वो चेंज होती है, ऑक्सीडाइज से रिड्यूस स्टेट में चेंज होता है, जिससे C टर्मिनल का जो कंफर्मेशन है वो चेंज हो रहा है। C टर्मिनल कंफर्मेशन के चेंज होने से वो स्पेसिफिक प्रोटीन से जाके बाइंड कर और वो जाके सिग्नलिंग को सिग्नलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और न्यूक्लियर क्रिप्टोग्राम सिग्नलिंग में क्या हो रहा है कि जब क्रिप्टोग्राम लाइट के प्रेजेंस में स्टिमुलेट हो रहा है, क्रिप्टोग्राम लाइट के प्रेजेंस में अगर स्टिमुलेट हो रहा है क्रिप्टोग्राम, तो वो spa1 और COP से जाके बाइंड करेगा, जिससे COP1 और S1 जो डिग्रेड करा रहे थे H5 का वो डिग्रेडेशन नहीं होगा और ट्रांसक्रिप्शन फोटोमॉर्फोजेनेसिस स्टिमुलेट हो रहे हैं। इसके अलावा
इन डार्कनेस जो है जो COP1 और SPA1 अदर फैक्टर जो है वो डिग्रेड जो डार्क में की वो क्रिप्टोग्राम तो स्टिमुलेट नहीं होता है, तो डार्क में COP1 SPA1 फ्री है और वो अपने डिग्रेडेशन कराते हैं H55 का, और 26S प्रोटेशोम में इसका डिग्रेडेशन हो जाता है। जो ब्लू लाइट के रिस्पॉन्स में क्रिप्टोग्राम का फॉस्फोराइलेशन भी होता है। ये जो है ब्लू लाइट के प्रेजेंस में जो क्रिप्टोग्राम का फॉस्फोराइलेशन भी हो गया है, वो अपीयर टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर मॉड्यूलेटिंग इट्स एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ क्राइटो प्रोमोटिंग इट्स डिग्रेडेशन। क्राइटो में इसका डिग्रेडेशन होता है, मेंटेनिंग द C टर्मिनल ऑफ क्राई1 इन एक्टिव कॉन्फॉर्मेशन। जो C फॉस्फोराइलेशन का क्राई1 में क्या रिस्पॉन्सिबल है, ये जो है वो उसको एक्टिव कॉन्फॉर्मेशन में बनाए रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमने जो म्यूटेंट देखा था CCT को ओवर एक्सप्रेस करा रहे हैं और COP1 और SPA1 म्यूटेंट करा रहे हैं, तो जो रिस्पॉन्स लाइट में दिखते हैं क्रिप्टोग्राम के प्रेजेंस में, वो डार्क में भी शो हो रहे हैं। और एन टर्मिनल रीजन का कोई रोल नहीं है, सिर्फ CCT का ओवर एक्सप्रेस करा रहे हैं तो भी मतलब होता है। क्रिप्टोग्राम 2 का जो है वो ये तो जो इफेक्ट था कि H55 का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का एक्टिवेट और सप्रेस करा रहा है, लेकिन क्रिप्टोग्राम कैन ऑल्सो बाइंड टू ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर डायरेक्टली। क्रिप्टोग्राम जो है वो ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर्स से डायरेक्टली बाइंड करता है। In addition to controlling the level of transcription factor, crypto can also bind directly and regulate activate specific DNA binding protein. In the case of flowering, Cry2 has been shown to bind directly to basic helicase factor such as Cry, interacting CIB1 से Cry2 बाइंड करता है और इससे बाइंड करके ये FT को वो कराता है, हम करता है, और फिर FT जाता है एविका मिस्टर में, फ्लावरिंग को इनिशिएट करता है। अगर क्रायो ये CIB1 को एक्टिवेट करा देंगे तो फ्लावरिंग इनिशिएट हो जाएगी, वाइल्ड टाइप से अर्लियर होगी। बस ओवरऑल यही था। थैंक यू।